बीते दिन 26 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनकी उम्र 92 साल थी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शनिवार सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। आज हम अपने बुलेटिन में सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की बात करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा हम उनके आज जो कार्यकाल रहा उसकी तो बात करेंगे ही, उनके जीवन के ऊपर भी नज़रें डालेंगे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 में पंजाब के गाह गांव में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह अपने परिवार समेत पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। उस समय उनकी उम्र 15 साल के आसपास थी। भारत आने के बाद उनका परिवार अमृतसर में बस गया। शुरुआती पढ़ाई मनमोहन सिंह ने अमृतसर से ही की। बाद में वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए आ गए थे। वहाँ पर वे प्रोफेसर भी हुए। अपने आगे की पढ़ाई उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से की। वहीं पर वो सेटल हो गए और कुछ सालों तक यूनाइटेड नेशंस में मनमोहन सिंह ने काम किया। फिर 1969 में वे भारत वापस लौटे। 1971 में मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और इसके बाद आरबीआई गवर्नर समेत कई जिम्मेदारियां उनके कंधे पर रही। जब मनमोहन सिंह को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके पहले कार्यकाल में मनरेगा जैसी चर्चित योजनाएं उन्होंने लागू की। उन्होंने आरटीआई भी लागू की, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन भी उन्होंने लागू किया, राइट टू फूड उन्होंने दिया। इसके अलावा 2008 में जब मंदी पूरी दुनिया पर छा रही थी, उस समय उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए बहुत अहम काम किए, जिसकी पूरी दुनिया भर में तारीफ हुई। पूरी दुनिया भर में मंदी आई हुई थी और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय पटरी पर दिख रही थी। हालांकि उनका जो दूसरा कार्यकाल रहा वो काफ़ी मुश्किल भरा रहा। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे और उनको कई बार घेरा भी गया। जो मनमोहन सिंह हैं, उनकी शुरुआत एक एकेडमिशियन के तौर पर ज़रूर दिख रही है कि वो प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले थे, लेकिन बाद के दिनों में वो ब्यूरोक्रेट भी हुए और ब्यूरोक्रेट के बाद वे राजनीति में भी सक्रिय रहे। और राजनीति के जो भारत का जो एक हिसाब से हम कहें कि सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक वो प्रधानमंत्री भारत के रहे। उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी विनम्र और शालीन था और वो लगभग 6 बार कुल मिलाकर, जो अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे। आखिरी वर्ष जो उनका आखिरी कार्यकाल था राज्यसभा का वो 2019 में शुरू हुआ। राजस्थान से वे राज्यसभा सांसद चुने गए थे। राज्यसभा में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक मनमोहन सिंह के पास कुल 15 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके पास दिल्ली और चंडीगढ़ में एक मकान भी है। एफिडेविट के मुताबिक मनमोहन सिंह के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। उनके परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर के अलावा 3 उनकी बेटियां भी हैं। अब जो मनमोहन सिंह हैं उनको उनका परिवार और उनके रिश्तेदार इस वजह से भी याद कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए उनके परिवार को या उनके रिश्तेदारों को निजी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। अगर हम बात करें तो 90 के दशक के बाद मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में एक अहम किरदार के तौर पर देखे जाने लगे थे। अगर मनमोहन सिंह के जो ज़िंदगी है उनको हम फेजेस में बांट लें तो उनका जो किशोरावस्था है वो पाकिस्तान में ही बीती है और उनको शाहमुखी जो लिपि है उसमें उनको लिखना आता था। पढ़ाई उनको अच्छी उर्दू आती थी। वो अपने भाषण अभी भी शाहमुखी लिपि में ही लिखते थे। बेशक से हिंदी के भाषण हों लेकिन वो देवनागरी में नहीं लिखते थे, शाहमुखी में ही लिखते थे। और 15 साल के थे जब वो भारत आ गए। अमृतसर अगर फर्स्ट फेज 15 साल तक का देखें तो वो पाकिस्तान में बीता है, उनका गांव में। और उसका भी एक मज़ेदार किस्सा मैं आपको साल 2008 का बताऊंगा, जब उन्होंने गांव से अपने एक दोस्त को दिल्ली में यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद उनका एक हिस्सा अमृतसर में बीता है और उन्होंने जो अपनी बेसिक एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक की वो वहाँ पर की है। मास्टर्स उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, एम इकोनॉमिक्स, और बाद में वहाँ पे वे प्रोफेसर भी हो गए थे, पढ़ाने भी लगे। तो अमृतसर और चंडीगढ़ के बीच में भी उनके 20 साल
हम कह सकते हैं कि निकले हैं। और उसके बाद फिर वो अमेरिका चले गए थे और इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड भी गए और वो कैम्ब्रिज भी गए। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करने के बाद कुछ टाइम यूनाइटेड नेशंस में काम किया, लेकिन उनकी फिर भारत में वापसी होती है 1969 में। 1969 में जब वो भारत वापस बनकर लौटते हैं तो उसके बाद उनका एक हिसाब से मैं तो कहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो काम जिस किस्म का उनको करना था उसका एक कार्यकाल शुरू होता। तो 1970 से 1990 तक का जो कार्यकाल है उनका 20 साल, ये मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क है, जो ब्यूरोक्रेटिक काम है वो किए हैं। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बनाया गया, उसके बाद आरबीआई का गवर्नर भी बनाया गया उन्हें। तो ये टाइम पीरियड था, ये वही टाइम पीरियड था। और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकालने के लिए मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। तो वो मैं मानता हूँ कि 1990 के बाद वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर देखे जाने लगे थे और वो भारत के वित्त मंत्री रहे। उनके काम की काफ़ी सराहना भी हुई। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं ये पत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दुखद निधन के संदर्भ में लिख रहा हूं। आज सुबह हमारी टेलीफोन पर बातचीत भी हुई। उसी संदर्भ में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को उनके अंतिम विश्राम स्थल पर आयोजित करने का अनुरोध कर रहा हूं, जो कल यानी 28 दिसंबर 2024 को होगा। ये जगह भारत के इस महान सपूत की याद के लिए एक पवित्र स्थल होगा। ये राजनेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारकों को उनके अंतिम संस्कार स्थल पर बनाने की परंपरा के अनुरूप है। खड़गे ने लिखा है, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कद के अनुरूप ऊपर पत्र में किए गए अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा, ताकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जा सके जहां उनकी याद में एक स्मारक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया है और एक शोक संदेश भी जारी किया है और 7 दिन तक राजकीय शोक भी रहेगा भारत में। उन्होंने कहा है कि उनका जाना राष्ट्र के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल करना सामान्य बात नहीं है। अभाव और संघर्षों के ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और सुधारों के प्रति समर्पित नेता के रूप में हमेशा उनको याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश में विकास और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यसभा सांसद रहते हुए संसद में उनके व्हील चेयर पर आने को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है। सत्र के समय अहम मौक़ों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों को शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से सहज रिश्ता रखा, सबके लिए उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उनसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अनेक विषयों पर खुले मन से चर्चा होती थी। आज इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को और सभी देशवासियों को की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुरुवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन के बाद से ही राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा चुका है और दुनिया के हर बड़े मुल्क, हर छोटे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनके लिए शोक संदेश भिजवा रहे हैं। एक बड़ी हस्ती तो वो बेशक रहे ही हैं और इस पे जो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और कांग्रेस की बड़ी नेता, उन्होंने भी उनके ऊपर एक शोक संदेश जारी किया है उनके निधन के ऊपर। उन्होंने इसे एक निजी क्षति बताया है। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो ज्ञान, बड़प्पन और विनम्रता के प्रतीक थे, जिन्होंने पूरे दिलो दिमाग से हमारे देश की सेवा की। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रिय और उज्जवल
थे वे, उनकी दृष्टि ने लाखों भारतीयों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सशक्त बनाया। सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत के लोग मनमोहन सिंह को साफ दिल और दिमाग की वजह से प्यार करते थे। उनकी सलाह और विचारों को हमारे देश के राजनीतिक फलक में अहमियत दी जाती थी और उनका बहुत सम्मान था। दुनिया भर के नेता और विद्वान उनका सम्मान और प्रशंसा करते थे। मनमोहन सिंह ने जो भी ऊंचा पद संभाला उसमें खास छाप छोड़ी। उन्होंने भारत को गौरव और सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन निजी क्षति है। वह मेरे दोस्त और मार्गदर्शक थे। उनका व्यवहार बेहद सौम्य था, लेकिन वह अपनी मान्यताओं के प्रति उतने ही दृढ़ थे। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता गहरी और उनकी जो प्रतिबद्धता थी वो गहरी और अटूट थी। कोई उनके साथ कुछ समय बिताने पर ही उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और निष्ठा से प्रभावित हो जाता था। सोनिया गांधी ने लिखा है, उन्होंने हमारे देश में एक ऐसा खालीपन छोड़ा है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। कांग्रेस पार्टी में हम और भारत के लोग हमेशा इस बात पर गौर करेंगे और आभारी रहेंगे कि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता थे, जिनका भारत की प्रगति और विकास में अतुलनीय योगदान है। इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन की उस समय सदस्य थी सैयदा हमीद, उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए एक बहुत अहम बात लिखी है। सैयदा हमीद ने लिखा है कि डॉक्टर सिंह हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक थे। 2008 का वक्त था और मैं पीएम हाउस में गई थी। उसी दौरान पाकिस्तान के चकवाल ज़िले के उनके गांव गाह से एक आदमी आया था। सीमा पार कर वो अपने स्कूल के दोस्त मोना से मिलने आया था और वो शख्स उस गांव का पानी और मिट्टी लेकर आया था। अली राजा मोहम्मद और मनमोहन सिंह 1947 में अलग हुए थे, लेकिन 2008 में वे फिर मिले। न सिर्फ ये इलाका बल्कि पूरा दक्षिण एशिया डॉक्टर सिंह को बेहद अपना मानता था। तो डॉक्टर सिंह एक हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जैसे मैंने जिक्र किया 2008 में उनके 1947 से पहले के दोस्त राजा मोहम्मद उनसे मिलने आए और उनको मोहना कह के बोला। और मनमोहन सिंह का गांव में नाम मोहना था और इसकी याद भी सैयदा हमीद ने की, इस बात की बात भी की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें कई कड़े सवाल मीडिया के लोगों ने पूछे थे और उससे मैं आज इस दुख की घड़ी में उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके प्रति उदार रहेगा और मीडिया वाले उस समय जो पत्रकार लोग थे उनके बहुत खिलाफ चलते थे और बहुत उल्टी सीधी खबरें लगाते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें पत्रकारों ने बहुत कड़े से कड़े सवाल पूछे थे उसका जिक्र होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आए कि वो कितने दिलदार और कितने दिलेर आदमी थे। मनमोहन सिंह ने एक बार अपने बारे में कहा था, लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं लेकिन मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2014 को हुई थी, जो 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली थी। यानी कि 2014 में जब वो आखिरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो 1 घंटे से ज़्यादा तक चली थी और 3 जनवरी का वो तारीख थी। उस दौरान कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी शामिल थे, जिनमें कांग्रेस की हार हुई थी वो बहुत बड़ी हार थी। अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था और निशाने पर केंद्र सरकार थी। मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही देश के सामने आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक आर्थिक मंदी की चर्चा की। देश में बढ़ती महंगाई को भी मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में स्वीकार किया था। सबसे जो उनसे उस समय एक मुश्किल सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी कि उनका जो सरकार का पहला कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल था, यूपीए 1 और यूपीए 2 में लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो छवि थी, आपको नहीं लगता है कि जब आप कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो वह छवि दागदार हुई है? ये बहुत कड़ा सवाल था और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था, जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल है तो इनमें से ज़्यादातर आरोप यूपीए 1 से जुड़े हैं। कोल ब्लॉक आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दोनों ही यूपीए 1 के दौर के हैं। हम अपने काम के आधार पर वोटर के सामने गए और भारत की जनता ने हमें दोबारा जनादेश दिया। ये मुद्दे समय समय पर मीडिया, सीएजी और कोर्ट में उठता रहा है, लेकिन भारत की जनता ने हम पर दोबारा भरोसा जताया और भ्रष्टाचार के आरोपों को मुझसे या मेरी पार्टी से नहीं जोड़ा।
भ्रष्टाचार मुद्दे पर उनसे फिर सवाल पूछा गया, क्या आपको नहीं लगता है कि यूपीए 1 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आपकी सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? मनमोहन सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा था, मैं इस मामले में थोड़ा दुखी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने ही इस बात पर जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मैं ही था जिसने जोर देकर कहा था कि कोल ब्लॉक का आवंटन नीलामी के आधार पर हो, लेकिन इन तथ्यों को भुला दिया जाता है। इस मामले में विपक्ष का अपना स्वार्थ निहित था और कुछ मौकों पर मीडिया उनके हाथ का खिलौना भी बन गया। इसलिए मेरे पास इसकी हर वजह है कि जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा हम बेदाग बाहर आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन इस समस्या की दिशा को मीडिया कुछ मौक़ों पर सीएजी और अन्य लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यह वह दौर था जब केंद्र सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। विपक्षी दल कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। ये मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। और इसी दौरान फिर उनसे जो अगला सवाल पूछा गया, जो बार बार उनसे भ्रष्टाचार के शुरुआत में 2 सवाल पूछे गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसी में एक सवाल और किया गया कि अपने मंत्रियों पर वो कार्रवाई करने से क्यों नाकाम रहे। मनमोहन सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज़्यादा उदार होगा। मनमोहन सिंह से एक पत्रकार ने सवाल किया, पिछले 9-10 साल में क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए? इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने अपने काम का खूब आनंद लिया। मैंने बिना किसी डर और पक्षपात के अपने काम को पूरा किया और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश की। मनमोहन सिंह को आमतौर पर कम बोलने वाले लोगों में शुमार किया जाता था। उनसे इस मामले में भी कई सवाल किए गए कि पिछले 10 साल में आप पर सबसे ज़्यादा चुप रहने का आरोप लगा है। ऐसी कोई कमी लगती है कि आपको वहाँ बोलना था और आप नहीं बोल सके? इस पर उन्होंने कहा, जहाँ तक बोलने का सवाल है, जब भी ज़रूरत पड़ती है पार्टी फोरम में मैं बोला हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। मनमोहन सिंह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लोग उन्हें एक गैर राजनीतिक साफ छवि वाला अर्थशास्त्री मानते थे। उनसे पूछा गया कि आगे लोग उन्हें किस रूप में देखेंगे। उनका कहना था, मैं जैसा पहले था वैसा आज भी हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है और मैंने कभी अपने दफ्तर का इस्तेमाल अपने मित्रों और रिश्तेदारों के फ़ायदे के लिए नहीं किया। मनमोहन सिंह सरकार पर विपक्ष का आरोप भी होता था कि वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर चलते हैं। इस सवाल पर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पार्टी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लगता है कि उनका कोई नज़रिया सरकार की सोच में झलकना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार की मदद के लिए ही हैं। अगर उन्हें लगता है कि सरकार में सुधार होना चाहिए तो उनकी बात सुनी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह से सवाल किया गया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप पर कमज़ोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाते हैं। तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि वे कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनका कहना था, यह फैसला इतिहास को करना है। बीजेपी और इसके सहयोगी जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। अगर आपको मजबूत प्रधानमंत्री बनने का मतलब अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोष नागरिकों का कत्ल है तो मैं नहीं मानता कि देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। यानी कि जब नरेंद्र मोदी उनको एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बोलते थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो गुजरात में जो दंगे हुए साल 2001 में, जिसमें अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उन्होंने कहा कि अगर मजबूत प्रधानमंत्री होने का मतलब अहमदाबाद की सड़कों पे मुसलमानों का खून, अल्पसंख्यकों का खून होना है तो देश को ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आरटीआई, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम हुए। हालांकि इस दौरान आर्थिक मंदी, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोप भी उनकी सरकार को परेशान करते रहे। उनका कहना था, दुनिया भर में आर्थिक संकट, यूरोजोन के संकट और दुनिया के अन्य देशों में मौजूद संकट को देखते हुए मैं मानता हूं कि मैंने विकास के कार्यों के लिए अच्छा काम किया जिसे हमने पिछले 10 साल में बरकरार रखा है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा कार्यकाल असफल कार्यकाल के तौर पर देखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल और भी पूछा गया कि आप साफ
छवि के साथ आए थे, लेकिन 10 साल के बाद इस छवि को कैसे देखते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आई है। मनमोहन सिंह ने इसके जवाब में कहा था, लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। समय ही इस बात का जवाब देगा कि इस तरह के प्रयोग का क्या आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में कोई मतलब है। उनसे एक और सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि जो राज्य चुनाव में लगातार कांग्रेस की हार हो रही है, उसमें मनमोहन सिंह सरकार की नकारात्मक छवि के कारण कांग्रेस की पार्टी की करारी हार हुई है। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा नज़रिया नहीं है, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह फैसला इतिहासकारों को करना है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ कर दिया था कि वह कांग्रेस और यूपीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के आगे चेहरा नहीं होंगे। ऐसे में उनसे अपने कार्यकाल का सबसे बेहतरीन और सबसे बुरे वक्त के बारे में भी सवाल पूछा गया। मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें इसे याद करने के लिए भी समय चाहिए होगा। उनको याद नहीं था कि उनका कौन सा अच्छा टाइम था और कौन सा बुरा था। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते को अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया था। अमेरिका से परमाणु समझौता करने के मुद्दे पर मनमोहन सिंह की यूपीए 1 सरकार को भी खतरा हो गया था, जब वाम दलों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया था। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और उनसे साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों और पीड़ितों के इंसाफ से जुड़े सवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए थे। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार ने इस मामले पर बहुत कुछ किया है और मैंने संसद में अपनी सरकार और देश की तरफ से सिख समुदाय से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी। कोई किसी की ज़िंदगी के बदले कोई मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ तक संभव हुआ हमने पीड़ित परिवारों की मदद की है। तो एक हिसाब से जो 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हैं, इसको लेकर काफ़ी कुछ है। कई लोग ये भी मानते हैं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था ताकि वो, क्योंकि सिख कौम से रिकन्सिलिएशन करना चाहती थी, और उसके अलावा जो गांधी परिवार रिकन्सिलिएशन करना चाहता था। दूसरा जो वो एक बार बार कांग्रेस पार्टी गिनवाती है कि मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर सिख समुदाय से माफ़ी मांगी थी, वो भी एक बात गिनवाई जाती है। लेकिन मेरे को लगता है कि वो 1984 की में जो चीज़ें घटी उन पर उतना नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। और ख़ासकर जो आरोपी थे 1984 के जो दोषी थे, उनको तो सज़ा दिलवा ही सकते थे। मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं इस फ्रंट पे वो कमज़ोर ज़रूर रहे हैं। इस पर कभी अलग से बात करेंगे, आज सही समय नहीं है कि जो 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए उसके बाद जब वो पावर में रहे तो उन्होंने कैसे काम किया, तो इसके ऊपर फिर कभी एक सवाल और उनसे पूछा गया था। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ओवर रेटेड अर्थशास्त्री और अंडर रेटेड पॉलिटिशियन हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, आप या देश मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये ऐसी बात है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं जब प्रधानमंत्री बना था तो एक सामान्य अवधारणा थी कि कांग्रेस ने कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, लेकिन कांग्रेस ने 2 कार्यकाल के लिए गठबंधन की सरकार चलाने में कामयाबी हासिल की है। तो उन्होंने बातों बातों में इशारा किया कि हाँ, वो एक मंजे हुए राजनेता हैं। तो ये लाइन बहुत आम इस्तेमाल होती है वैसे उनके बारे में कि वो ओवर रेटेड इकोनॉमिस्ट थे और अंडर रेटेड पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन वो बहुत कमाल के थे, उन्होंने अपने आखिरी बात में ये चीज़ करने की, अपनी आखिरी उसमें कहने की कोशिश भी की। तो आज के लिए इतना ही, और मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उनको, और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। और एक हिसाब से एक लंबा जीवन उन्होंने जिया, 92 साल की उम्र उनकी रही, और बिल्कुल अपने आखिरी के दिनों में भी वो राज्यसभा में देखे जाते थे, व्हीलचेयर पर आते थे, बहुत कम बोलते थे। और एक हिसाब से उनके कार्यकाल की पर अलग अलग बातें हो सकती हैं, जब से वो राजनीति में रहे उस पर अलग अलग तरीके से बात हो सकती है। उनके जीवन का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन हो सकता है, आलोचनात्मक तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आज के लिए समय सही नहीं है। फिर कभी इस पर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक बार फिर से नमन करते हैं, उनको आदर भाव में अपना सर झुकाते हैं।